नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की 5वीं यूनिट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आज के सेशन को अच्छे से लगा लेते हैं, जो जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करके चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अप टू 18 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एस वेल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। तो सर, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसके आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऑब्जेक्टिव को आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप सभी ने अगर अकाउंटिंग थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, केवल और केवल क्लास 1-2 के दरमियान भी पढ़ा होगा ना, तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पे एक शब्द है, दैट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी एक ऐसा रिपोर्टिंग जहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करके प्रेजेंट किया जाता है टू द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर के अंदर आपके स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, आपके रेगुलेटर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और तमाम पब्लिक आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं सर, जब जब आप लोग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर आप लोग प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटिटी, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर भी किया जाता है, प्रेजेंट भी किया जाता है। सर, किसको प्रेजेंट किया जाता है? उससे पहले जो प्रिपरेशन है ये स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगी, और जो भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर बेसिकली इसको तैयार किया जाता है, और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स के लिए होती है। स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, रेगुलेटर्स भी आ जाते हैं, क्रेडिटर भी आ जाते हैं, और तमाम तरीके की पब्लिक भी आ जाती है, जो भी आपकी फर्म के अंदर, जो भी आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर इंटरेस्टेड होती है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, आपको एक अंदाजा लग गया होगा सर, आप लोग कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक प्रोसेस इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। सर, किसको प्रिपेयर करते हैं, किसको प्रेजेंट करते हैं? सब बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर, रेगुलेटर, इन्वेस्टर और पब्लिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के अंदर यहां से हर साल एक सवाल माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंक्लूड क्या किया जाता है? देयर इज ए पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर भी सवाल आता है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट होता है, इसके अलावा मैनेजमेंट डिसीजन एंड द एनालिसिस को लेकर के एक सवाल पूछा जाता है, सीएसआर रिपोर्ट को लेकर के सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा जितनी भी आपके रेगुलेटरी डिस्क्लोजर हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उनको लेकर के भी एक सवाल आपको पूछा जाता है। समझ में आए? तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग बात ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? सर, आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करना चाहते हैं तो वहां पे आपकी कौन मदद करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मदद करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, देयर इज एसेस टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी और ए फर्म और ए कॉर्पोरेट एंटिटी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहते हैं तो काफी हद तक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप लोग जितने भी आपके लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके साथ कंपाइल करना चाहते हैं तो ये जरूरी रहेगा। अगर आप लोग फैसिलिटेट
प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कंपैरिजन एंड द बेंचमार्किंग को, तो यहाँ पे भी आपकी ये मदद करता है। अगर आप लोग असिस्ट करना चाहते हैं फिनेंशियल प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग को, तो यहाँ पर भी आपका कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत हद तक मदद करता है। तो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर ये जो आपकी 5वीं यूनिट है और 5वीं यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक बनता है ना, वो क्या रहेगा सर, आपका कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग रहने वाला है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशंस क्या है ये हमने पढ़ लिया, और इसके अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाता है ये हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है जिसको आप लोग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जर्नली इसको डायरेक्टर रिपोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ताल्लुका जो भी आपका एनुअल रिपोर्ट होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी का, उसका ये एक पार्ट होता है, यानी कि जो आपका एनुअल रिपोर्ट का एक पार्ट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट कहते हैं, या काफी किताबों में इसको केवल और केवल डायरेक्ट रिपोर्ट के नाम से बनाया जाता है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिखेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट का मतलब होता है, डायरेक्टर रिपोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, इट इज द की पार्ट। आ गया ना, की पार्ट किसका होता है सर, एनुअल रिपोर्ट का होता है किसी भी कंपनी के केस में, और इसको प्रिपेयर किया जाता है अंडर द सेक्शन 134A, सॉरी आपका 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एंड गिव द शेयर होल्डर एंड द स्टेक होल्डर ए डिटेल्ड व्यू ऑफ द कंपनीज अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑपरेशंस एंड जितने भी आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गए, और जो आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी है, माने कंपनी की जो आने वाली फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जो फाइनेंशियल हेल्थ की ऑपरेशंस क्या क्या रहने वाले हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सबका एक व्यू कौन प्रोवाइड करता है, आपके स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को। सर कहीं ना कहीं आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट आपका ये तमाम जानकारी प्रोवाइड करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इसका मेन कंटेंट क्या रहता है, माने बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले तो आप लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को इंक्लूड करके चलते हैं, डिविडेंड रिकमेंडेशन की सारी मालूमात आपको मिल जाएगी, रिजर्व को लेकर के जो जो बातें हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हैं। देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्टर एंड द की मैनेजरल परफॉर्मेंस। की मैनेजरल परफॉर्मेंस का मतलब जस्ट आप लोग ये समझ सकते हैं जितना भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, सर टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, जैसे आपका एमडी हो गया, जैसे आपका सीईओ हो गया, ये तमाम लोग किसके अंदर आते हैं, की मैनेजरल पर्सोनल के अंदर आते हैं। तो अगर आपके डायरेक्टर के अंदर या की मैनेजरल पर्सोनल के अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई तब्दीली हुआ है, कोई बदलाव हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आपको कहां पे डालनी पड़ती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर डालनी पड़ती है। अगर आप लोग कंपनीज अफेयर्स की बात करते हैं तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे देखने को मिलती है डिटेल ऑफ द सब्सिडरीज एसोसिएशन एंड द जॉइंट वेंचर को लेकर के। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आपका इंटर फिनेंशियल जो आपका इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल है ना, उसकी जानकारी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है जिसको आप लोग सीएसआर के नाम से जानते हैं, इससे जुड़ी हुई भी जानकारी आपको दी जाती है। सीएसआर से रिलेटेड एक सवाल एग्जामिनेशन के अंदर इस बार आ सकता है, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपके ऑडिटर की रिपोर्ट और जो ऑब्जर्वेशन है ना, दीज आर द कंटेंट ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ये आपको याद करके चलना है। यानी कि जो आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट है उसका क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो ये तमाम जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। और इसी जानकारी को आपको अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको कोट करके आना है, उसको बेसिकली अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर लिख के आना है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के था माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा क्या था सर, आपका बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को लेकर के क्वेश्चन था। हालांकि यहाँ पे पूछा गया केवल मेन कंटेंट, लेकिन मैंने पहले डेफिनेशन समझा दिया, उसके बाद मेन कंटेंट ऑफ द डायरेक्टर जो आपका रिपोर्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे सारे पॉइंट को हेल्प एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आएगा सर आपका XBRL। सर आप लोग गांठ बांध लीजिए, एक पेपर के अंदर 101% XBRL से सवाल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसके फीचर्स को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है, एडवांटेजेस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा XBRL का मतलब क्या होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एक्सटेंजिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और अपने आप में ये आपका एक स्टैंडर्ड डिजिटल लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है,
बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इसलिए करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला तो फुल फॉर्म हो गया एक्सटेंजिबल बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज होता है। अब ये अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल लैंग्वेज होता है, ये एक टाइप ऑफ द लैंग्वेज होता है, डिजिटल लैंग्वेज होता है, जो कॉमनली यूज किया जाता है कम्युनिकेट एंड द एक्सचेंज फाइनेंशियल एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आया? यानी कि आपको कोई भी फाइनेंशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उस टाइम पे हमारे पास कौन हेल्प करता है? XBRL हेल्प करता है। और XBRL का जो फॉर्मेट है ना, वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, यानी कि इस फॉर्मेट को इजीली मशीन क्या कर सकती है? रीड कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, इन ए मशीन रीडेबल फॉर्मेट, इसको आप लोग क्या कहते हो? XBRL कहते हो। और ये आपका कंपनीज की हेल्प करता है रिपोर्ट करने के लिए उनके जितने फाइनेंशियल डेटा है, इन ए वे दैट कैन बी इजीली एनालाइज, ताकि आपका डेटा इजीली एनालाइज किया जा सके, शेयर किया जा सके और कंपेयर किया जा सके अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिस्टम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? सर फीचर्स बता दीजिए। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे टैगिंग सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे जरूरी बात क्या है सर? ये है ना, बेसिकली आपको मशीन रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेबल होता है, एक्सचेंजेबल होता है, ये सपोर्ट करता है ग्लोबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। इसके अलावा याद रखिएगा, ऑडिटर फ्रेंडली होता है। कोई दूसरा अगर ऑडिटर आता है तो इजीली वो तमाम चीजों को देख करके, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन होता है, तो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। 101% इस बार आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। अब इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है XBRL के अलावा। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछा गया था, सर फीचर के अलावा एडवांटेजेस को भी बताइए। तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं सर, इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट होता है, ऑलरेडी सब चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है, तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये आपका टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग रहता है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, ये अगर आप लोग बेसिकली यूज करते हैं तो ये आपका इंप्रूव करता है कंपेरेबिलिटी को। इसके अलावा अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं तो आप लोग XBRL का यूज कर सकते हैं। कुछ सर्टेन कंपनीज के अंदर ये मैंडेटरी होता है, जैसे कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनकी कैपिटल अगर बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ होती है, या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ होती है, या इसके अलावा एक आपका प्रॉफिट का भी है। चलो वो नहीं लिखा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ये कहां से लिया गया डेटा है? सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA का डेटा है, कि अगर आपकी कंपनी का कैपिटल या तो 5 करोड़ से ज्यादा या उसके इक्वल है, तो आपको बेसिकली जो आपका XBRL है वो मैंडेटरी रहेगा, या आपका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ रहेगा, तो वहां पर भी ये मैंडेटरी रहेगा। बाकी कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जहां पर आपको इसको मैंडेटरी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि सारी चीजें डिजिटल होती हैं, तो कोई भी आप लोग पेपर का यूज नहीं करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आपके ट्रीज का कटिंग नहीं होगा, तो आप लोग इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे में आप लोग इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कह सकते हैं? सर इट्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है सर आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। आपको एक्सप्लेन करना है किसका रेफरेंस में? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करना। देखिए, रिपोर्टिंग को आप लोग सेगमेंट के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से जब भी डिवाइड कर देंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा? सर वो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग कहलाएगा। जैसे ये जो आपका डिवीजन है, ये नेचर के हिसाब से और आपके ऑपरेशन और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? सर अगर आप लोग यहाँ पे सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करते हो, तो ये अपने आप में एक ऐसा प्रैक्टिस है जो डिवाइड करता है कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसको किसमें? डिफरेंट सेगमेंट के अंदर, और ये बेस होता है ऑन द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन और द ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड द ज्योग्राफिकल प्रेजेंस एंड द रिपोर्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट सेपरेटली। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये आपका हेल्प करता है जितने भी स्टेक होल्डर है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ, ध्यान रखना, ऑफ ए डाइवर्सिफाइंग कंपनी आर परफॉर्मिंग इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो पार्ट है, वो इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म
कर रहे हैं, इस चीज को समझने में ये स्टेक होल्डर्स की मदद करता है। अब यहाँ पे पूछा गया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17, तो ये अपने आप में एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जिसका ताल्लुकात बेसिकली आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग से रहने वाला है। और ये आपका इस सेगमेंट रिपोर्टिंग को मैंडेटरी बनाता है ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट बिजनेस एंड द ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन टू प्रोवाइड द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। आपको याद रखना है सबसे मेन कंसर्न क्या है सर, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगा। बाकी टाइप ऑफ द सेगमेंट के अंदर एक बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा, इसके एक डेफिनेशन है छोटी सी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। एक आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट रहेगा, क्लियर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये रहेगा। सबसे जरूरी बात क्या है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 17 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर ईच आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज, माने ये जानकारी डिस्क्लोज होनी चाहिए। सर सेगमेंट का रेवेन्यू कितना है, सेगमेंट का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट रहा कि लॉस रहा, सेगमेंट के पास एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, डेप्रीशिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन क्या है, ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। अब एक लाइन में आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी लिख सकते हैं, अगर आप ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को एनालिसिस करने के लिए हर एक जो सेगमेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही इसको, ठीक है ना, ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबल एंड द लॉस मेकिंग डिवीजन को। इसके अलावा ये शो करता है हाउ डिफरेंट मार्केट एंड प्रोडक्ट्स अफेक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड लास्ट एंड फाइनल टू इवैल्यूएट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर एक बेहतर सिक्योर कर सके, बेहतर मार्क्स को सिक्योर कर सके और एक अच्छे आंसर को प्रेजेंट कर सके, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि एक डीप एनालिसिस के बाद ना आपको वही क्वेश्चन मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूं जो एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर रिपीट होते हैं। अब काफी बच्चों का ये डाउट था, मैं आज कमेंट पढ़ रहा था क्योंकि आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कमेंट के अंदर देखा आप लोग मैक्सिमम बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल के लिए डिमांड कर रहे थे कि प्रैक्टिकल नीड्स अ लॉट ऑफ द प्रैक्टिसेस। और आपके एंटायर ग्रेजुएशन की बात करूं ना तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा आपका जीएसटी और तीसरा आपका इनकम टैक्स, ये अलग अलग सेमेस्टर के दरमियान आपको पढ़ाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिनके अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिनके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं और एक पर्टिकुलर आपके जो न्यूमेरिकल को प्रेडिक्ट करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। और लास्ट के 2-4 दिन में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूं, पहली बात तो वो आपके रिटेन नहीं होंगे, क्योंकि थ्योरी रिटेन कर सकते हो, न्यूमेरिकल को जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा खासा समय चाहिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, थ्योरी से भी पास हुआ जा सकता है। जो भी लास्ट मोमेंट पे बच्चा तैयारी कर रहा है, प्लीज आप लोग केवल और केवल थ्योरी पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास के दरमियान या कल जो मैं क्लास डालूंगा वहां पे अगर एक आध क्वेश्चन में स्किप कर देता हूं, एक आध शब्द में स्किप कर देता हूं, तो इस चीज को अवॉइड कर देना। आप में से काफी स्टूडेंट कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो ना आने का कारण मेरे को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो तो मेरे को काफी सारी परेशानी है, लेकिन क्योंकि आपके एग्जामिनेशन नियर है तो मैंने सोचा आप सभी के लिए जैसा भी पॉसिबल हो पाता है, हो सकता है छोटी मोटी गड़बड़ वीडियोस के दरमियान हो जाए, बाकी होंगी नहीं, हो भी जाए तो भी हम लोग एक तरीके से वीडियो अपलोड कर देंगे, बच्चे इस बात को समझेंगे। बहरहाल आई होप कि जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको एक क्लैरिटी हो गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर एक आपका क्वेश्चन है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर आपका एक टॉपिक आता है ट्रिपल बॉटम लाइन, है रखिएगा, ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। ये आपका एक ऐसा टॉपिक है और ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब होता है, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ए डिस्क्लोजिंग ए कंपनीज इकोनॉमिक, कंपनी की जो इकोनॉमिक है, उसका जो इन्वायरमेंटल है और उसकी जो भी आपकी सोशल परफॉर्मेंस है ना, सो इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल और जो सोशल परफॉर्मेंस है उसको क्या करना, डिस्क्लोज करना, ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कहलाती है। और बेसिकली ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन हाउ ए कंपनी ऑपरेट इन इट्स रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मैनर। आपकी जो कंपनी है एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मैनर के अंदर किस तरीके से ऑपरेट करती है, वाई एंश्योर द लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका
रिफ्लेक्ट करता है कंपनीज की कमिटमेंट को, किसके लिए, टू द ट्रिपल बॉटम लाइन, जहां पर ट्रिपल का मतलब होता है तीन, आपका ट्रिपल यानी पीपल हो गया, प्लांट हो गया, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा इसके ऊपर, और जो प्रॉफिट हो गया, इसको आप लोग ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन तीनों का ख्याल रख करके इन तीनों के बेनिफिट के अंदर भी, आपका बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिट के अंदर भी काम करे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ना ये आपका इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी को, ऑब्वियस सी बात है, ये शो करता है कंपनीज के इंपैक्ट को ऑन द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये अट्रैक्ट करता है सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो वहां पे भी आपको बेसिकली किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ कुछ बेनिफिट भी है सर, ये आपके कॉर्पोरेट रेपुटेशन को बिल्ड करने में हेल्प करता है, एनकरेज करता है एथिकल प्रैक्टिसेस को, हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट को, सपोर्ट करता है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग की एक्सप्लेनेशन देनी है। ट्रिपल बॉटम लाइन के अंदर मैंने बताया ये आपका अपने आप में एक सस्टेनेबिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जो फोकस करता है किसके ऊपर सर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर तीन की एरिया के अंदर। सबसे पहला पीपल, जिसको आप लोग सोशल एरिया बोलते हैं, सेकंड प्लेनेट हो गया, इन्वायरमेंटल एरिया हो गया, थर्ड आपका प्रॉफिट, जिसको आप लोग इकोनॉमिक एरिया के बारे में बात करते हैं। तो तीनों के ऊपर फोकस किया जाता है। इट्स गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपकी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, उसके बियॉन्ड यहां पर जाकर के आप लोग काम करते हैं बाय असेसिंग हाउ ए कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। एग्जैक्टली कि कंपनी किस तरीके से सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ एक वैल्यू क्रिएट करती है अलोंग विद जनरेटिंग द प्रॉफिट। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, इसको आपको पढ़ना है सर। दो तो तीन पिलर है, जिसको पीपल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सेकंड आपका क्या रहेगा, प्लेनेट, जिसको आप लोग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सर थर्ड क्या रहेगा आपका, प्रॉफिट, जिसको आप लोग इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। तीनों का ख्याल रखना पड़ता है। तीन पिलर है जिनके ऊपर आपका ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग खड़ा होता है। पीपल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो ये कहता है कि सर कंपनीज का जो इंपैक्ट है ना, उसके एम्प्लॉयज के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट होता है ना, उसको यहाँ पे रखा जाता है। जैसे आपके एम्प्लॉयज का वेजेस क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, एम्प्लॉयज की डाइवर्सिटी क्या है, उनका इंक्लूजन क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या क्या हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड द इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या कुछ लिए गए हैं। तो ये सारी बातों को यहाँ पे इंक्लूड करके चलना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं प्लेनेट या इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो प्लेनेट को लेकर के हम लोग कितना ख्याल रखते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल को ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आपका वेस्ट एंड जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या सीन है, जैसे कार्बन एमिशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का कम मैक्सिमम कैसे यूज किया जाए। और अगर आप लोग प्रॉफिट और इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या किया जाता है सर, रेवेन्यू जनरेशन को इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट कंट्रोल को, रिटर्न टू द शेयर होल्डर, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ को यहाँ पे एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। 101% सॉरी 101% क्लैरिटी माय डियर फ्रेंड्स आपको हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं फटाफट से स्लाइड चेंज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पहला स्लाइड है, कंटिन्यू करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है सीएसआर रिपोर्टिंग को लेकर के है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से, मेरी वैल्यूएशन के हिसाब से, हमने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इतना कवर कर लेते हैं तो जितने भी थ्योरी बेस्ड आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनको आप लोग इजीली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा,
सीएसआर रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सीएसआर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी कंपनी को केवल और केवल अपने प्रॉफिट जनरेशन को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, केवल केवल और केवल ग्रोथ को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कंपनी को इन सारी चीजों के साथ ना, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, जिस भी सोसाइटी से वो पैसा कमा रही है, उसके लिए भी उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं, कुछ बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो बेसिकली आपको करनी चाहिए, किसी भी कंपनी को करनी चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए। इसी को आप लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और इस टॉपिक का जो आर्टिकल का टाइटल क्या है? सीएसआर रिपोर्टिंग है। तो ये रिपोर्ट करता है किसको? सर, डिस्क्लोजर ऑफ द ऐसी एक्टिविटी जो आप लोग अंडरटेकन बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन। जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होता है ना, उसके अंडर जो भी आप लोग एक्टिविटी लेते हैं, आपको आप लोग मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल एंटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनका डिस्क्लोजर करना ये आपका रिपोर्टिंग कहलाता है। यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है सर प्रोजेक्ट्स को, एक्सपेंडिचर को, आउटकम्स को रिलेटेड टू द सोशल, ध्यान रखना सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कम्युनिटी वेलफेयर इनिशिएटिव, ये मैं आपको बता चुका हूं। सीएसआर रिपोर्टिंग इंश्योर करता है transparent and the accountable about the social contribution and align its operation with the social development goal। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द सीएसआर रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो सीएसआर रिपोर्टिंग आर गवर्न्ड अंडर द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रीड विद द कंपनीज, यानी कि रूल आप लोग 2014 के साथ इसको पढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि सीएसआर जो रिपोर्टिंग के जो प्रोविजन है वो क्या है? तो सीएसआर इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज दैट मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी कि सबसे पहले अगर उसका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ हो जाता है, या उसका टर्नओवर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ हो जाता है, या नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ हो जाता है, तो उस कंपनी के अंदर ना आपका जो सीएसआर रिपोर्टिंग होता है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, जो आपका सीएसआर रिपोर्टिंग होता है वो एक तरीके से मैंडेटरी हो जाता है। उस कंपनी की अपनी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बनती है, सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन बनती है, जिसके लिए उसको अलग अलग एक्टिविटीज करना पड़ता है। इसका डिस्क्लोजर ही आपका सीएसआर रिपोर्टिंग कहलाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर जैसे फॉर्मेशन ऑफ द सीएसआर कमेटी भी होता है, यानी कि ये कंसिस्ट होता है एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जहां पे आप लोग इंक्लूड करके चलते हैं 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। नोट नीड ऑफ द प्राइवेट कंपनीज इन द सम केसेस, प्राइवेट कंपनीज के अंदर कुछ कुछ केसेस के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन अमूमन 3 डायरेक्टर्स, इनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। इसके अलावा सीएसआर पॉलिसीज को भी पढ़िएगा। ए कंपनी मस्ट फॉर्मुलेट एंड डिस्क्लोज सीएसआर पॉलिसी स्टेटिंग एरिया ऑफ द सीएसआर एक्टिविटी हो गया, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन हो गया, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोटेक्शन हो गया। और यहाँ पे जो आपका बेसिकली स्पेंडिंग रखा गया है वो एटलीस्ट 2%, जो भी आपकी इलिजिबिलिटी है ना, इलिजिबल कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज नेट प्रॉफिट आता है ना पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, उसका कितना खर्च करना होगा उसको सीएसआर के ऊपर सर बेसिकली 2% खर्च करना होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रिपोर्टिंग इन ब्रॉड हो जाएगा। इसके बाद परमिट क्या क्या रहते हैं, एक छोटा सा 2-3 पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक आकर के आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर यूनिट 5 के अंदर कौन कौन से तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिनको अगर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फोड़ के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाइएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट टिल द कीप लर्निंग।